करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। नमस्ते। खाना बनाना सीखना एक बहुत ही मजेदार और संतोषजनक अनुभव हो सकता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आज कुछ आसान और काम के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी रसोई की यात्रा को आसान बना देंगी। वैसे एक्सपर्ट रातों रात नहीं बना जा सकता, इसमें मेहनत, समय और लगन लगती है। और वैसे देखा जाए तो मैं भी अभी अपने आप को एक लर्नर ही समझती हूँ, रोज कुछ ना कुछ आज भी सीख ही रही हूँ। पर फिर भी अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो भी सिखाया है उसमें से कुछ टिप आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सासू माँ को इम्प्रेस करना हो या दोस्तों के सामने वाहवाही लूटनी हो या पति से कुछ बात मनवानी हो, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रसगुल्ले का डिब्बा और गैस पर तकरीबन 1 लीटर दूध मैंने चढ़ाने को रख दिया है। रसगुल्ले से आज हम बनाएंगे रस मलाई। जी हाँ, ये एक बंगाली मिठाई है और इसे बनाने में बहुत पेशेंस लगता है। पर आज हम पेशेंस से नहीं, ट्रिक से काम लेने वाले हैं। रसमलाई के लिए दूध हमें थोड़ा गाढ़ा चाहिए। तब तक मैंने देखिए ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं और इन्हें मैं दूध के अंदर मिक्स कर दूंगी। और इसी दौरान जब तक हमारा दूध थोड़ा और गाढ़ा हो, इलायची वगैरह पीस कर मैं रेडी रख लूंगी। इलायची का पाउडर हमने बनाकर रेडी कर लिया है। दूध हमारा उबल रहा है, ड्राई फ्रूट्स हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब बारी है इन रसगुल्लों की। तो इसमें हमें क्या करना है, रसगुल्लों में से बहुत थोड़ा सा ही रस हमें इनके अंदर रखना है, बाकी पूरा रस हमें इसमें से निकाल लेना है। रस हम यहाँ पर इसलिए निकालेंगे ताकि जब हम इन्हें दूध में डालें तो ये रसगुल्ले दूध पी सकें। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि रसमलाई का जो दूध है उसे हमें बहुत अधिक समय के लिए पकाना नहीं है। अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो रसगुल्ले दूध को प्रॉपरली पी नहीं पाएंगे। इसलिए दूध को हमें तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए ही उबालना है। तो दूध जब तक हमारा बॉईल हो रहा है, मैंने केसर वाला दूध यहाँ पर रेडी कर लिया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा और सिंपल आइडिया तो ये है कि जब आप रसगुल्ले का डिब्बा मंगवा रहे हैं तभी आप दूध मसाला भी मंगवा लीजिए। दूध मसाले के अंदर आपको इलायची भी मिल जाएगी, केसर भी मिल जाएगी और ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो ये एक बड़ा ही सुपर्ब और क्विक आइडिया है। रसगुल्ले निकालने के बाद इसका जो ये रस है इसे भी आप शक्करपारे वगैरह बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। दूध हमारा यहाँ पर देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है, तो दूध को अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे। इलायची पाउडर जो हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। एक्चुअली होता ये है कि वैसे तो हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद इलायची पाउडर मिक्स करना चाहिए, बट अक्सर मैं भूल जाती हूँ। इसलिए अभी मैंने इसके अंदर इलायची मिक्स कर दी है ताकि इसके अंदर एक सारे दूध के अंदर खुशबू समा जाए। और दूध को अब हमें हल्का सा ठंडा होने देना है, एकदम खौलते दूध के अंदर रसगुल्लों को नहीं डालना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप रुकिए और उसके बाद ही रसगुल्लों को इसके अंदर हमें डिप करना है। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा मेरा दूध ठंडा हो गया है और एक-एक करके सभी रसगुल्लों को मैं इस दूध के अंदर डाल दूँगी। जैसे ही रसगुल्लों को हम दूध के अंदर डालेंगे, आप देखिएगा रसगुल्लों का शेप फिर से बड़ा होने लगा है। उसके अंदर दूध थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब होने लगा है और थोड़ी देर में देखिएगा इनका शेप वापस से पहले जैसे ही शेप में आ जाएगा। रसगुल्ले हमारे फूलकर यहाँ देखिए बड़े होते जाएँगे। अब हमें इसे ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसे हम फ्रिज के अंदर रख देंगे और 3 से 4 घंटे बाद जब ये अच्छा ठंडा हो जाए, तो सर्व करने के लिए ये रेडी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका उठा होगा कि हमने इसके अंदर चीनी तो डाली ही नहीं, तो यहाँ पर चीनी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीनी कम खाती हैं, तो रसगुल्लों के अंदर ही जो चीनी थी वो उससे ही आपकी रसमलाई मीठी हो जाएगी। फिर भी अगर आप थोड़ा मीठा खाती हैं, तो आप दूध के अंदर थोड़ा चीनी मिक्स कर दीजिएगा। और ये देखिए रसमलाई हमारी ठंडी हो गई है और मैं तो चीनी थोड़ी कम ही खाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने इसे कटोरी में डाल लिया है और इसके ऊपर थोड़ा-सा और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर दूध मसाला डाल दूँगी। आप चाहें तो दूध मसाला पहले भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं हल्का-सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, जिससे टेस्ट और ब्यूटी दोनों इसकी बढ़ जाएगी। अगर आप इस तरीके से रसमलाई बनाएँगी तो यकीन मानिए आपकी रसमलाई मार्केट से भी अच्छी बनने वाली है, क्योंकि इसमें आपके हाथ का भी तो स्वाद आ गया है और इसे बनाने में बहुत समय हमें नहीं लगा है। खाना बनाते-बनाते भी आप एक साइड दूध चढ़ा दीजिए, उसे बॉयल होने दीजिए, बस इतना ही तो हमें करना है, बाकी तो सब
सब कुछ हमारा रेडी ही है। तो इस तरीके से आप भी रसमलाई बनाइए, खिलाइए और फिर अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। सच बताऊँ तो एक बार आप बना लीजिए और यकीन मानिए आप बार-बार इसे बनाने वाली हैं, क्योंकि ये लगती ही बहुत टेस्टी है। सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि आयुर्वेद और विज्ञान दोनों के नज़रिए से ये सेहत का खजाना होते हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए गुड़ और तिल हमें दोनों को सेम क्वांटिटी में लेना है। तिल मैंने सेक लिए हैं और आधे तिल को मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस भी लिया है, ये देखिए। और जो गुड़ था उसे मैंने थोड़ा-सा कट करके कढ़ाई में चढ़ा दिया है हल्का-सा मेल्ट होने के लिए। तो जब गुड़ हमारा प्रॉपरली मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इन दोनों तिल को, मतलब साबुत तिल को और जो हल्का-सा दरदरा करके हमने तिल रखे हुए थे, दोनों को हम इस गुड़ के अंदर मिक्स कर देंगे। गुड़ को हमने यहाँ इसलिए मेल्ट किया है ताकि गुड़ की गुठलियाँ हमारे मुँह में नहीं आएगी। एक अच्छा-सा टेक्सचर हमें यहाँ पर गुड़ का मिल पाएगा। तो देखिए गुड़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है और तिल भी का काम भी हमारा प्रॉपर हो गया है। तो अब हम इसके अंदर तिल को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि गुड़ हमें ऐसा लेना है जो सॉफ्ट हो। अगर आप कड़क वाले गुड़ का यूज़ करेंगी तो आपके लड्डू भी कड़क बनेंगे, और अगर आप सॉफ्ट गुड़ का यूज़ करेंगी तो आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इसीलिए हमने इसे हल्का-सा दरदरा भी किया था ताकि तिल के लड्डू थोड़े सॉफ्ट बन सकें। तो यहाँ पर मैं दोनों को मिक्स कर दूँगी और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ट्रिक क्या है, बिगिनर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो हम आगे देखते हैं। गुड़ के मेल्ट होते से ही हमने गैस बंद कर दी थी और दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर मिक्स कर लिए। तिल और गुड़ हमारे प्रॉपर यहाँ मिक्स हो गए हैं और अब बारी आती है लड्डू बनाने की। तो लड्डू मैं यहाँ आराम से नीचे बैठकर बनाने वाली हूँ, इसलिए कढ़ाई मैंने नीचे रख ली है। और ट्रिक ये है कि जब हम लड्डू बनाते हैं तो एकदम गरम-गरम में ही हमें लड्डू बनाने होते हैं, नहीं तो फिर से गुड़ ठंडा हो जाएगा और फिर लड्डू नहीं बन पाएँगे। और अगर हम गरम-गरम बनाते हैं तो ये हमारे हाथ पर चिपक जाते हैं और हमारे हाथ जल सकते हैं। तो ट्रिक ये है कि लड्डू बनाने से पहले एक बाउल में पानी भरकर आप अपने पास में रखिए और लड्डू बनाने से पहले हल्का-सा पानी अपने हाथ में लगा लीजिए। ऐसा करने से तिल आपके हाथ में नहीं चिपकेंगे, गुड़ के कारण गर्माहट आपके हाथ को नहीं लगेगी और आप बड़ी आसानी से लड्डू बना पाएँगे। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही ख़ास टिप है, आप ज़रूर से इसे यूज़ करके देखिएगा। ऐसा करने से आप बहुत अच्छे से सुंदर शेप में लड्डू बना पाएँगी। लड्डू बनाने का जो ये प्रोसेस है, इसे हमें थोड़ा-सा जल्दी करना है, नहीं तो फिर से हमारा गुड़ ठंडा हो जाता है और हमें कढ़ाई गरम करनी पड़ती है। एक्चुअली आज मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी, तो देखिए कुछ लड्डू उसने भी बनाए हैं, तो इसलिए फटाफट से उसको मैंने ये ट्रिक बताई और हम दोनों ने मिलके ये लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए पूरी कढ़ाई अच्छे से मेरी साफ़ हो गई है और ये वो पानी है जिसमें हल्का-सा देखिए तिल आपको इसमें दिखाई देंगे, लेकिन इस पानी की मदद से तिल के लड्डू आप बड़ी ईज़िली और बहुत अच्छे शेप में बना पाएँगी। तो ये एक बहुत काम की टिप है, आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। तो ये 2 रेसिपीज़ आप बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई में हमें सिर्फ़ खाना बनाना ही नहीं होता, रसोई को हमें मैनेज भी करना होता है और ब्यूटीफुली उसे अरेंज भी रखना होता है। तो रिसेंटली मुझे एक शादी में ये एक रिटर्न गिफ्ट मिला था। ये बहुत ही प्यारा जूट का बैग है। तो इस जूट के बैग को मैं एज़ ए टिश्यू होल्डर की तरह यूज़ में लेने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आगे से ट्रांसपेरेंट है और इसकी साइज़ भी बहुत कॉम्पैक्ट है और इसे आप हैंग भी कर सकती हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे ही अपने काउंटर टॉप पर रख सकती हैं। तो ये देखिए इसे मैंने अपने किचन में हैंग करके रखा हुआ है। साइड में थोड़ी और स्पेस बची थी तो वहाँ पर मैंने डेली काम आने वाले नैपकिन भी रख दिए हैं। फाइनली इस तरीके से छोटे-छोटे से चेंजेस हमें खुशी तो देते ही हैं, साथ में एक रसोई में नई वाइब्स आ जाती है, जिससे काम करने में मज़ा आता है। मैं हमेशा से ही काली मिर्च को पीसकर इस काँच की जार में स्टोर करके रखती हूँ। आज देखा ये ख़त्म हो गई तो सोचा लगे हाथों ये काम भी कर लिया जाए। तो बिगिनर्स के लिए मेरी ख़ास टिप ये है कि काली मिर्च हो या कोई भी खड़ा मसाला, आप उसे एकदम बारीक पीसना चाहती हैं तो उसे आप हल्का-सा गरम कर लीजिए और अगर आप उसे धूप दिखाती हैं तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। गरम करने से या धूप दिखाने से होता ये है कि उसका मॉइस्चर पूरी तरीके से निकल जाता है और वो एकदम फाइन पिस जाती है। आप खुद देखिएगा कि जब गरम करके आप काली मिर्च या खड़े मसाले पीसती हैं, तो वो एकदम फाइन बारीक पाउडर आपको मिल पाएगा और गरम करने से क्या होता है कि इसकी स्वाद और खुशबू भी बढ़ जाती है।
घर में अगर टीनेजर हैं या यूँ कहें कि बिगिनर्स हैं, तो ये देखिए मसालदानी का हाल। सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। एक्चुअली मसालदानी को हमें बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है। जल्दबाजी में अगर आप ऐसा करेंगी तो सभी मसाले मिक्स हो सकते हैं। इसलिए ना तो मसालदानी का ढक्कन हमें बहुत टाइट लगाना होता है कि सारे मसाले जब हम खोलें तो वो मिक्स हो जाए, और ना ही इतना लूज़ लगाना होता है कि मसाले ढुल जाएँ। तो ये एक आप ध्यान दीजिएगा। गलतियाँ सभी से होती है। इस गलती को ठीक करने के लिए मैं सभी कटोरियों को मसालदानी से बाहर निकाल लूँगी और सभी मसालों को आटे वाली छलनी से छान लूँगी। ऐसा करने से जो भी खड़े मसाले हैं जैसे सौंफ, जीरा, राई वग़ैरह वो ऊपर रह जाएँगे, और जो पिसा हुआ मसाला है वो नीचे की तरफ प्लेट में इकट्ठा होता जाएगा। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया सभी मसालों को मैं बारी-बारी से आटे की छन्नी से छान लूँगी, और जो खड़ा मसाला अब हमारा ऊपर की साइड आ गया है, उसे मैं एक अलग से सेपरेट कटोरी में रखती जाऊँगी। अब ये देखिए सारे मसाले हमारे सेपरेट हो गए हैं, और खड़ा मसाला भी हमारा एक सेपरेट कटोरी में इकट्ठा मैंने कर दिया है। इस मसाले को मैं अचार वग़ैरह बनाने में यूज़ ले लूँगी। रसोई का काम सिर्फ बनाना ही नहीं है, बिगड़ी चीज़ों को सँवारना भी है। अब ये देखिए लहसुन का हाल, ये शायद हम सभी के घरों की कहानी है। कभी बच्चे कुछ टेस्टी बना रहे हैं तो लहसुन के छिलके इसी में डाल देते हैं। इवन मैं भी सुबह की हड़बड़ी में 2-4 लहसुन मुझे छीलने होते हैं तो फटाक से छीलकर छिलके इसी में डाल देती हूँ। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि सुबह की हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कभी-कभी हम मैश खुद से ही कर देते हैं। तो आप थोड़ा-सा अपनी रसोई को टाइम दीजिए, उसे नीट, क्लीन और हाइजीनिक रखने के लिए ये प्रोसेस हमें रोज़ दोहराना ही होता है, क्योंकि सुबह के रश आवर्स में मैस हमसे न चाहते हुए भी फैल ही जाता है। तो बिगिनर्स ये भी एक लर्निंग का एक पार्ट है। अपनी किचन को आप जितना समय देंगी वो उतनी ही ज़्यादा व्यवस्थित और मैनेजेबल रहेगी। वैसे भी काम करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस उसे करने भर तक की देर होती है। तो आप उसे देखकर अनदेखा मत कीजिए, बस शुरू कर दीजिए। देखिएगा आपकी रसोई अपने आप से व्यवस्थित होती चली जाएगी। रसोई की सफाई सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पेशली किचन वाइप्स को मैं ज़रूर से रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसी से ही मैं बाद में किचन स्लैब के अलावा अप्लायंसेस है, गैस है, डिब्बे हैं, शेल्फ है, हैंडल वगैरह भी क्लीन करती हूँ। अगर इसी में बैक्टीरिया और कीटाणु वगैरह होंगे तो सोचिए मेरी पूरी रसोई में कितने सारे बैक्टीरिया फैल जाएंगे, और इससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इसे साफ रखने के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ साबुन और ब्रश का ही मैं यूज़ करती हूँ। ब्रश मुझे रोज़ चाहिए, इसलिए एक छोटी-सी ब्रश को ही मैंने अपने किचन में यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप भी अगर बिगिनर्स हैं तो इस बात पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रसोई का संबंध सीधे स्वास्थ्य से है। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। आई होप आज के ये छोटे-छोटे से आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल, सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।